हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अपने लास्ट सेशन पे जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ये दो टॉपिक्स हम साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। ऑडिट ऑफ बैंक्स तो हम देख ही रहे हैं, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज भी हम देख रहे हैं साइड बाय साइड। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं गवर्नमेंट ऑडिट के लिए आपसे डिस्कशन करा था। मैंने लास्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज क्या होती हैं वो हम लोग ने पूरी पूरी डिस्कस करी थी। कि जैसे अब CNAG है तो सारे यूनियन स्टेट्स के अकाउंट्स को वो कंपाइल करेगा, फिर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिट करेगा। लोन्स जो ग्रांट होते हैं, ग्रांट बेसिकली लोन्स जो ग्रांट होते हैं वो अलग एंड ग्रांट्स अलग, गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती हैं स्टेट्स को उसका ऑडिट। रिसीट्स यूनियन टेरिटरीज की, स्टेट्स की, फिर गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करना। आज मुझे बात जो आपसे करनी थी वो एक्सपेंडिचर ऑडिट की करनी थी। ड्यूटीज एंड पावर्स हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑडिट में बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड ये है कि कोई भी प्रोविजन फंड अगर क्रिएटेड है, किसी अथॉरिटी ने उसे फिक्स किया है, लिमिट्स फिक्स की हैं कि इसमें इसके विद इन ही एक्सपेंडिचर जो है करना है, इनकर करना है, तो उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें देखना है आज। तो ये पूरा जो टॉपिक चल रहा है एक्सपेंडिचर ऑडिट का, ये चल वही रहा है गवर्नमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है ऑडिटर को बेसिकली कि एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, खर्चा जो भी हो रहा है, वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई सैंक्शन हो रहा है, मान लीजिए लोन का सैंक्शन हो रहा है, कोई अथॉरिटी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन का सैंक्शन कर रही है, तो सैंक्शन जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, लीगल फ्रेमवर्क है भी कि नहीं है, वो चेक करना है। उसे बोलते हैं हम ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। बहुत इजी है। फिर तीसरी चीज ये बोलती है कि अगर फंड्स को बेसिकली अप्रोप्रिएट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स का एलोकेशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से खर्चा होना है, और वो जो फंड्स का एलोकेशन है वो एक अथॉरिटी ने फिक्स करके रखा है, तो उन प्रोविजन ऑफ फंड्स का ऑडिट होगा। ठीक है, ऑडिट किसके अगेंस्ट में होगा? प्रोविजन ऑफ फंड्स के अगेंस्ट में। जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ रुपए एलोकेटेड है, गरीब लोगों की एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए 50 करोड़ एलोकेटेड है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट का है फॉर एग्जांपल। तो अब जैसे जैसे फंड्स का एलोकेशन है उसमें से कितना कितना खर्चा हो रहा है, इसका प्रॉपर ऑडिट होना है। ठीक, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद बेसिकली हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, तो उस ऑडिट को बोलेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब इसका मतलब क्या हुआ प्रोप्राइटरी ऑडिट का? प्रोप्राइटरी ऑडिट बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये देखना होगा कि जो भी खर्चे हो रहे हैं वो वेस्टफुल तो नहीं हो रहा है ना, रेकलेस एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हाईवे बनना है या फ्लाईओवर बनना है, ठीक है, ताकि लोगों का लोग इजीली कम्यूट कर पाए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो उसमें हमें पब्लिक इंटरेस्ट तो देखना ही है। प्लस ये भी देखना है कि जो भी खर्चा हो रहा है, मटेरियल जो परचेज हो रहा है उस हाईवे को बनाने के लिए, वो सही है। ये तो नहीं लोकल बहुत ही पुअर क्वालिटी का मटेरियल खरीद रहे हैं और अच्छे से फंड को, जो फंड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेजरी की तरफ से, उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसे जो है अपना
अपने पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं, बेसिकली जो वो वर्ड यूज होता है करप्शन का, है ना। तो करप्शन को बेसिकली अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखना है कि जो भी प्रोग्राम, स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो स्कीम्स इकोनॉमिकली रन हो रही हैं, उसमें से रिजल्ट्स निकल भी रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। जैसे एक आयुष स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, हमारी मोदी सरकार ने, तो उसमें ये देखना है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं भी कि नहीं है, गरीब लोगों को, पुअर लोगों को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से ऑडिट करना होगा गवर्नमेंट ऑडिट के केस में, ठीक। अब यहाँ पे अबव ऑडिट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग जल्दी से सब इजीली सब कुछ कवर करते जाएंगे, एक एक पॉइंट वाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब इसमें क्या इंश्योर करना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो, लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग हो। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, किसी अथॉरिटी ने बनाए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो कुछ इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे जो भी खर्चा हो रहा है, सैंक्शन हो रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का या स्टेट का, उससे हो रहा है, तो वो रेगुलेटेड हो, ठीक है, वो खर्चा भी रेगुलेटेड होना चाहिए। फिर रूल्स एंड ऑर्डर्स, जो जैसे इसमें एग्जाम्पल है विदड्रॉइंग मनीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स हो कि सर्वेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उन्हें कैसे फॉलो करना है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को डील करते हुए, उसमें प्रॉपर रूल्स हो, गाइडलाइंस हो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि उन्हें कैसे ट्रांजैक्शन से डील करना है। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हर स्टेट को अपनी अपनी, अगर स्टेट की बात करें, सबको फंड की रिक्वायरमेंट हुई थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सबको अपने अपने हॉस्पिटल्स में बेड्स ले डाउन करने थे और बेसिकली हेल्थ को और इम्प्रोवाइज करना था, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ना था कोविड-19 की वजह से। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉय किए गए, जगह 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 बूथ्स एस्टैब्लिश किए गए ताकि इंस्टेंट रैपिड टेस्टिंग हो पाए, ठीक है, रैपिड टेस्टिंग हो पाए। फिर किट्स मिले उनको, मास्क जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस समय, कोई ना कोई आपको रोड पे मिल ही जाएगा, जैसे कोई एसोसिएशन है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स लगे हुए हैं ना, इसमें हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं या बूथ्स में टेस्टिंग कर रहे हैं, जगह जगह घर घर जाके टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इनको एक डिटेल्ड गाइडलाइन होनी चाहिए कि अब जैसे टेस्टिंग की जो भी फी है वो कितनी होनी चाहिए, एक सेम अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, ज़्यादा नहीं लेना है किसी से भी, ठीक है। तो इस तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक। फिर पेज एंड अलाउंसेस को लेके गवर्नमेंट की सर्वेंट्स की, वो भी उनकी कंडीशंस क्या हो सर्विस की, उनकी ग्रेच्युटी कितना हो, बोनस कितना हो, उन्हें लीव्स कितनी मिले, उसको लेके भी रूल्स होने चाहिए। तो इस तरह से ऑडिट होगा, ठीक है। अब जैसे ऑडिट करना है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेइंग स्लिप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें एज एन ऑडिटर आप देख रहे हैं कि बेसिक इनका इतना है, एचआरए इतना है, हाउस रेंट अलाउंस इतना है, इनकी लीव्स इतनी इनकैश हो चुकी हैं, ग्रेच्युटी इतनी है, बोनस इतना है, ओवर टाइम इतना है। तो एक बार आपको अच्छे से कैलकुलेट करना होगा कि स्टैंडर्ड रेट क्या है, उस हिसाब से इन्हें कितना मिला, फिर इनका पीएफ कटा है कि नहीं कटा है, ठीक है, ईएसआई जाता है, ईएसआई हर महीने डिडक्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ना रूल्स के अकॉर्डिंग, अब पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी होंगी या जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखनी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं, ये फंक्शन होगा ऑडिटर का, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखना होगा कि जो भी लॉज हैं उनसे जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं वो कॉन्ट्ररी ना जाए, वो ऑपोजिट ना जाए, वो कंसिस्टेंट हो, ऑडिट की रिक्वायरमेंट से भी कंसिस्टेंट हो, लॉज एंड ऑर्डर से भी कंसिस्टेंट हो। और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं
वो उन्हें अप्रूव करें। जैसे पेइंग स्लिप है एम्प्लॉइज की, तो उसमें जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हों, फाइनेंस हेड्स हों, अकाउंट हेड हों, वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को अप्रूव करें। तो ये सब चीजें जो है ना देखनी होगी गवर्नमेंट ऑडिट में। ठीक, फिर ऑडिट ऑफ सैंक्शंस में क्या देखना है? कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसका एक सैंक्शन हो। सैंक्शन बेसिकली मतलब जरूरी नहीं है लोन से रिलेटेड हो। सैंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, मान लीजिए स्कूल बन रहा है, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, तो जो अथॉरिटी फंड कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल बनाने के लिए, तो उसमें जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड, जो सारे अप्रूवल्स दे। ठीक है, कि इतना खर्चा इस चीज के लिए हुआ, इतना खर्चा इस चीज के लिए हुआ, टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इतना हुआ, बुक्स के लिए इतना हुआ, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए हुआ, मिड डे मील स्कीम के लिए इतना हुआ। तो उन सब चीजों का ना अप्रूवल एक हायर अथॉरिटी करे। जैसे अगर अकाउंट ऑफिसर देख रहा है सब, तो उसके ऊपर भी एक हेड होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसे कंफर्म करे, उस खर्चे को कंफर्म करे। दैट इज अबाउट ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। फिर आता है ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है? एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है और जितना जितना एलोकेट हुआ है फंड, सही जगह खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए स्कूल बनाने में 20 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है, बजट बनाया गया है, तो विद इन 20 करोड़ खर्चा हुआ है कि नहीं, 20 करोड़ से एक्सीड हुआ है, तो उसमें भी देखने वाली बात होगी, उसमें भी एनालाइज करने वाली बात होगी कि क्यों एक्सीड हुआ। खर्चा कम हुआ है तो ठीक है, वो बाद में कुछ फंड जो है वो स्कूल में फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए काम आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सीड हुआ है तो उसका रीजन ढूंढना होगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी इम्प्रॉपर इनफ्रक्चुअस खर्चे हो गए, रूल्स के अकॉर्डिंग जो नहीं हो रहे हैं, रेकलेस खर्चे हो रहे हैं, है ना, बेकार की चीजों में खर्चे हो रहे हैं, वेस्टफुल हैं, तो वो देखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी मेंशन्ड हैं कि अब कोई भी अथॉरिटी जो है अपने पावर्स का गलत यूज ना करे। जो भी अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है ना, वो अपने पावर्स का गलत यूज ना करे। फिर जो भी पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से लिया गया है, मान लीजिए कोई भी की चीज के डेवलपमेंट के लिए, किसी लोकेलिटी में मान लीजिए वाटर सीवेज का काम होना है, या रोड्स में बहुत सारे डिग्स हो गए हैं तो उसे कंस्ट्रक्ट कराना है ना, तो लोकेलिटी से सबसे मान लीजिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उसमें पब्लिक का मनी जो है वो सही जगह यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, और पब्लिक का मनी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए अनलेस, जब तक एक्सपेंडिचर मान लीजिए जो टोटल होना है वो इनसिग्निफिकेंट है, या फिर कोई क्लेम है जो कि एनफोर्स होना है कोर्ट में, या फिर एक्सपेंडिचर जो है वो इज इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी, किसी पॉलिसी के तहत एक्सपेंडिचर होना है। ठीक है, ये सब कुछ बातें लिखी हुई है। बेसिकली इसमें मतलब यही है कि पब्लिक का मनी जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए कम्युनिटी के लिए एज अ होल, ना कि किसी बेनिफिट के लिए, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए। जैसे किसी लोकेलिटी में कोई डेवलपमेंट होना है तो उस लोकेलिटी के लोगों के लिए पब्लिक का मनी यूज होना चाहिए, जो भी मनी उनसे एक एक घर से लिया गया है। ठीक है, या फिर एक रोड बननी है प्रॉपर, एक फ्लाईओवर बनना है, ठीक है, 4 लेन हाईवे बनने हैं, तो कुछ भी इस तरह से मान लीजिए सिटी में डेवलपमेंट होना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्सन को बेनिफिट मिले उसमें। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मटेरियल मटेरियल जो यूज हुआ है उसमें एकदम लो क्वालिटी का है और सारा बेनिफिट जो है वो सैंक्शन अथॉरिटी ले गई, करप्ट ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, पूरी तरह से करप्शन का मैटर हो गया ये। तो इस केस में भी ऑडिटर को ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो पूरी तरह से जुडिशियल तरीके से हुआ है, और मनी जो भी एलोकेट हुआ है, फंड एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर खर्चे के लिए, एडवांसमेंट के लिए, फंड जैसे मान लीजिए अप्लाई होना है, तो वो सही जगह हुआ है।
ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। रही बात परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या देख पाएंगे हम, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, क्वालिटी काम हुआ है और टाइमली हुआ है। बहुत ज़्यादा केसेस में ये मैंने देखा है और आप लोग ने भी देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंटल डेवलपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रो का काम हो गया, कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसका टेन्योर मान लीजिए अगर 2 साल होता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है 4 साल 5 साल। क्यों, उसमें एफिशिएंसी जो है वो मिसिंग होती है। परफॉर्मेंस ऑडिट में ये भी पता चलेगा कि काम जो है क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, लेबर प्रॉपर तरीके से कर रही है, सही मटेरियल यूज कर रही है कि नहीं, प्लस प्लान्ड तरीके से जैसे हुआ हो तो हुआ हो, प्लस टाइमली कंप्लीट हुआ। अगर 3 साल का टेन्योर है, 3.5 साल लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है, बट 3 साल के 5 साल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो रीजंस देखने जरूरी हैं। ये सब चीजें जो हैं ये परफॉर्मेंस ऑडिट से करने से हेल्प मिलेगी। और ये भी देखना है कि जो भी बेसिकली परफॉर्मेंस हो रही है लेबर की अपने एंड से काम कंप्लीट होने में, उससे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑडिट तो हो गया, आता है अब रिसीट्स का ऑडिट। अब रिसीट्स के ऑडिट में क्या पता चलेगा कि सारे जो रेवेन्यूज हैं वो प्रॉपरली क्रेडिट हुए हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, रियलाइज हुए भी हैं, असेस हुए भी हैं कि नहीं, टैक्स असेसमेंट्स उनका देखा जाएगा ना, टैक्स इनकम टैक्स में उन्हें शो किया गया है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसका रिटर्न फाइल नहीं होगा, जरूर रिटर्न फाइल होगा। फिर सारे प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं कि नहीं, रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं कि नहीं। और इसके अलावा अगर जैसे चेक्स को इम्पोज करना है, कोई इरेगुलरिटी डिटेक्ट हुई तो उसमें एडिक्वेट चेक्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी मान लीजिए कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है गवर्नमेंट बिल्डिंग का, तो उसमें अगर कोई लूप होल्स डिटेक्ट हुए हैं, वीकनेसेस मिली हैं, तो उसके लिए प्रॉपर चेक्स लगाए गए हैं कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल देखना है बेसिकली शुरुआत से ही। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल प्रोसीजर्स देखने हैं, है ना, कि अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, ड्यूज का सेटलमेंट कैसे हो रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑफिस जाइए, तो पोस्ट ऑफिस का अगर ऑडिट है तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे किस तरह से रेवेन्यू सही तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल कैसा है वहाँ का। सब लोगों को, जितने भी स्टाफ है वहाँ, सबको अपना सेपरेट वर्क असाइन किया भी गया है कि नहीं, कि कभी कभी ये भी होता है कि जैसे 2-3 तरह के वर्क्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक पर्सन उसे मैनेज कर रहा होता है, तो डेलीगेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो देखना होगा। ठीक है, और कितना काम कैसे करना है ये सीएनएजी डिसाइड करेगा, पूरी तरह से डिस्कस करेगा अपनी टीम के साथ बैठ के। ठीक है, उन्हें ना तो नेगोशिएट किया जाता है, ना ही क्वेश्चन कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकती है कि अच्छा आप काम ऐसे ऐसे कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए या ये देख लीजिए। सीएनएजी के ऊपर होता है कि उसे किस तरह से चेकिंग करनी है, पूरा एक एक चेक करना है, एक एक प्रोसीजर कैरी आउट करना है या टेस्ट चेक करना है, रैंडम करना है, सैम्पलिंग करनी है, स्पेसिफिक एरियाज देखने, फ्रीक्वेंसी क्या हो चेकिंग की, वो सीएनएजी डिसाइड करेगी। ठीक, और ऑडिट सेंट्रली जहाँ पे बेसिकली सारे अकाउंट्स वाउचर्स रखे जाते हैं, जहाँ पे डिस्बर्सिंग फंक्शंस हो रहे हैं, कोई बैंक है मान लीजिए, ड्राइंग फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे ऑडिट कंडक्ट करना है वो सीएनएजी का काम होता है। समझ रहे हैं आप लोग। अब रही बात ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज की, तो इसमें बेसिकली क्या एम होता है, गोल ये होता है कि कोई डेफिशिएंसी हो, कोई अगर कमी हो तो वो पूरी हो जाए, कोई डिफेक्ट हो ना तो वो पूरा हो जाए। परचेजेस का इसमें ऑडिट होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हर एक चीज का। फिर प्राइसेस जो कोट हो रहे हैं वो सही कोट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है बेसिकली सप्लायर से, ठीक है, फिर फर्दर रिटेलर से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, सही तरीके से किया गया है, एथिकल है कि नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं,
सर्टिफिकेट, कई लोग जैसे सर्टिफिकेट बिना सर्टिफिकेट के ऑपरेट करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है क्वालिटी स्टैंडर्ड का। अब ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खादी उद्योग ही हो गया अपना इंडिया में, तो इसे जो है अपना गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है, ठीक है। तो अब इसमें जितने भी खादी के प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं, उसका एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। फिर कैसे परचेजेस मेंटेन हो रही है, अकाउंटिंग उनकी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सेल कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैसे हो रहे हैं, और इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो उसे रिपोर्ट करना होगा, गवर्नमेंट के नोटिस में लाना होगा, क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारी मोदी सरकार जो है वो एक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे अपने एंड पे तो ध्यान नहीं दे पाएगी ना, इसलिए वो सीएनएजी को अपने इस पोजीशन पे लाए हैं कि सीएनएजी सबका ऑडिट करेगी। और सीएनएजी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतने एम्प्लॉयज होते हैं, सब जगह वो लोग अपने एम्प्लॉयज को वर्क एलोकेट करते हैं, उस हिसाब से वर्क मैनेज होता है। उसके अलावा है ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, कोई भी एंटरप्राइज जो कमर्शियल ट्रेड ऑपरेशंस में है, ट्रेडिंग वगैरह में कर रही है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से थोड़ा अलग है। मान लीजिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई टाई अप है या जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, या उन्हें लोन फाइनेंस किया है किसी प्राइवेट बैंक ने, तो ये सब भी तो देखना ज़रूरी होगा ना। एक पर्सपेक्ट को लेके नहीं चल सकती है सीएनईजी, उसे सारे पर्सपेक्ट्स कवर करने होंगे, ठीक है। और अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि सीएनएजी कैसे काम करती है। देखिए सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट भी करती है, पीरियोडिकल ऑडिट भी करती है, परफॉर्मेंस भी देखती है कैसे कैसे है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी ऑडिटर्स को डायरेक्ट करती है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, फिर वो अपने एंड पे रिपोर्ट करते हैं, सीएनएजी उसे रिव्यू करती है। तो ये सारे काम होते हैं सीएनएजी के। आप इसमें ये एकदम जो लास्ट में ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़िएगा, और एक बार वैसे तो पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत इजी है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट की, ठीक है, और रोल ऑफ सीएनएजी अंडर सबसेक्शन 567 ऑफ सेक्शन 143। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर ज़रूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट भी करता है, ठीक है, अगर उसे ज़्यादा डिटेल ऑडिट करना है, अकाउंट्स देखने हैं, ठीक है, तो उस केस में सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट भी होता ही है, ठीक। अब सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट की अगर हम बात करें तो उसके क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। देखिए जब ऑडिट रिपोर्ट रिसीव हो जाती है उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएनएजी के पास पूरा राइट रहता है कि वो एक ऑडिट कंडक्ट कराए। किसका, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन कंडक्ट करेगा, जिस पर्सन को वो ऑथराइज करेगा। और ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद अगर सीएनएजी को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दिख रही है इसमें जिसकी वजह से विंडो ड्रेसिंग लग रही है या कुछ घपला लग रहा है, स्कैम लग रहा है, तो वो अपने एंड पे किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी कि आप ऑडिट करो और ये इन्फॉर्मेशन ला के दो। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री ऑडिट वो करवाई, जब कंप्लीट करवा देगी तो कमेंट करेगी उस रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट पे कमेंट देगी अपना। कौन, सीएनएजी। ऑडिट रिपोर्ट जो होगी ना ऑडिटर की, उसके साथ साथ एडिशनल सीएनएजी के कमेंट्स भी जुड़ेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। इसमें थोड़ी सी अलग बात ये है कि ऑडिट हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, लेकिन सीएनएजी को एक्स्ट्रा कमेंट्स प्लेस करने हैं, ठीक है। और ये चीज जो है ये क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच होगी तो ये सबको दी जाएगी पढ़ने को। किसको किसको, कंपनी के मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, ट्रस्टीज को, ठीक है। और एनुअल जनरल मीटिंग पे भी रखी जाएगी। जैसे ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है वैसे ही कमेंट्स भी रखे जाएंगे सप्लीमेंट्री ऑडिट के। तो ये हर केस में ये नहीं होता है,
इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी सीएनईजी को लगता है कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और ऑडिट होना चाहिए, मतलब एक ग्लिम्स और लेना है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और स्टडी करनी है, असेस करनी है, क्योंकि वो सीएनईजी की नज़र में गड़बड़ लगती है। ठीक, इसके अलावा सीएनईजी अगर चाहे तो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट अलग है, टेस्ट ऑडिट अलग है। ऑर्डर पास करके, जैसे एक ऑर्डर भेजा कंपनी को और टेस्ट ऑडिट करवा दिया, ठीक, तो इसमें जो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक सेक्शन 143(5) सब सेक्शन 5 के हिसाब से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फिर डायरेक्शंस कैसे इशू करेगा सीएनएजी की बातें लिखी हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी सीएनएजी को। सेक्शन 143 सब सेक्शन 6 सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात करता है, 143 सब सेक्शन 7 टेस्ट ऑडिट की बात करता है। तो ये सीएनएजी की पावर होती है कि वो या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाए या टेस्ट ऑडिट करवाए, जो भी वो करवाना चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और उस केस में जब वो ऑडिट हो जाता है तो ऑडिटर्स को रिपोर्ट सबमिट तो करनी ही होती है, जिस पर्सन को वो अपॉइंट करेगा, तभी तो वो अपने कमेंट्स भी प्लेस करेगा। लेकिन सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट से पहले पहले जो भी ऑडिट करवाया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने करा है, जिसे अपॉइंट किया गया था, तो वो अपनी रिपोर्ट पहले सबमिट करेगा सीएनएजी को। वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद सीएनएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगी, उस पर कमेंट्स देगी। ठीक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सीएनएजी पूरी तरह से क्वेश्चन कर सकती है, पूरा राइट होता है। कोई अगर उसे रिजर्वेशन लगे या कोई भी अगर चीज़ कॉन्ट्ररी लगे तो अपने कमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए वो उनसे पूरे एक्सप्लेनेशंस ले सकती है। ठीक, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लोकल बॉडीज़ का होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑडिट में क्या रिपोर्टिंग है ये आपको सबको आइडिया लग ही गया है इतना सब कुछ पढ़ के, ठीक है। बस इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं ऑडिटर को अगर लगती हैं वो सीएनएजी को रिपोर्ट करेंगे। सीएनएजी जो है वो प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्री ऑडिट कराए, टेस्ट ऑडिट कराए, जो भी कराए, उसके बाद वो सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पब्लिसाइज भी होगी। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोटिस में लाना है, मतलब उसके कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व हुई है वो या स्कैंडल में, तो उस केस में सीएनएजी उसे पब्लिसाइज भी कर सकता है, ठीक है। तो सीएनएजी को किसी चीज़ से मनाही नहीं है, उसके पास पावर्स बहुत होते हैं, ठीक। ऑडिट रिपोर्ट में वो चाहे रिकमेंड भी कर सकता है, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने दी है उसमें चाहे तो अपने कमेंट्स भी दे सकता है। तो उस केस में सबसे ज़्यादा ध्यान किसका बढ़ जाता है? ऑडिटर का। ऑडिटर को एक्स्ट्रा कॉशियस रह के काम करना होता है, क्योंकि उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे सीएनएजी का पूरा हक होता है रिपोर्टिंग, रिकमेंड करने का या कमेंट्स करने का, ठीक है। तो अच्छी स्किल्स होनी चाहिए प्रेजेंटेशन की, किसके पास? ऑडिटर के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक पूरा लेते चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। आज आपको बाकी इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। So from next class we'll be starting audit of local bodies, and side by side we'll be completing audit of banks. So thank you.